दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द केविन इन द वुड्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2011 के अंदर रिलीज हुई थी। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इस मूवी के अंदर आपको ज़ॉम्बी, घोस्ट, मॉन्स्टर्स सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड लैब को देखते हैं जिसके अंदर दो बूढ़े आदमी होते हैं, जिसमें से एक का नाम सिट्रसन और एक का नाम हेडली होता है। ये दोनों अजीब से एक रहस्यमय रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे और इनकी बातों से हमको ये पता चल चुका था कि इन्होंने इसी तरीके के और भी रिचुअल्स किए हैं, लेकिन वो सभी के सभी फेल हो चुके हैं। इसीलिए अब इनके पास ये आखिरी चारा है इस रिचुअल को पूरा करने के लिए। ये रिचुअल बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय होता है। लैब के बाहर इस रिचुअल के बारे में किसी को भी खबर नहीं होती है। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से इन 5 का नाम कर्ड, जूल्स, मार्टी, होल्डन और एक का नाम डैना होता है। ये सभी के सभी अपना वक्त बिताने के लिए एक कैबिन के अंदर जा रहे हैं जो कि कर्ड के कज़न का होता है। इसीलिए ये लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं और इसके बाद ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और ये लोग जैसे ही जब वहाँ से निकलते हैं तो हमें ऊपर एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी किसी से बात कर रहा था और इनके निकलने की न्यूज़, इनके जाने की खबर वो आदमी किसी को देता है। अब इसके बाद ये 5 के 5 अपनी मंजिल के लिए रवाना हो ही चुके थे। ये लोग रास्ते में जा रहे थे कि तभी अचानक से ये अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। ये लोग वहां पर जाकर गैस स्टेशन के ओनर से मिलते हैं। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी होता है जो कि इनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। वो आदमी ना तो इनको गैस लेने देता है और जब ये लोग आगे जाने का रास्ता पूछते हैं तो ये आदमी उनको आगे जाने का रास्ता भी नहीं बता रहा था। खैर दोस्तों, थोड़ी देर के बाद ये लोग वहां से अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, यहाँ से आने जाने का उस केविन तक केवल और केवल एक ही रास्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी एक टनल के अंदर से होकर गुजरती है और जब इनकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है तो हम उसी टनल के पास एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी, उसके पास हम एक चील को उड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन वो चील एक गुप्त दरबार से टकराकर वहीं पर मर जाती है। यानी कि हमको ये पता चल चुका था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने गुप्त द्वार खड़ा किया हुआ है जिसे कि कोई भी देख नहीं पा रहा। अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं ये 5 के 5 अपनी मंजिल तक यानी कि उस केबिन तक पहुंच जाते हैं, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। वो केबिन बहुत ही पुराना और बहुत ही खंडर जैसा था। तभी ये 5 के 5 उस केबिन के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है। अब दोस्तों इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम उसी लैब को देखते हैं जिसके अंदर वो 2 बूढ़े आदमी बैठे थे। अब हमको मालूम पड़ता है कि वो दोनों बूढ़े आदमी अपने मॉनिटर्स पर इस पूरे केबिन का नज़ारा और ना कि इस केबिन का नज़ारा बल्कि उस पूरे एरिया का नज़ारा देख सकते हैं। यानी कि इन लोगों ने वहां पर कैमरास लगा कर रखे हैं और उस पूरी जगह को टेक्निकली कंट्रोल किया गया है। यानी कि दोस्तों इन लोगों ने ही उन 5 को उस केबिन के अंदर भेजा था और वो एक साजिश थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लैब के वो लोग आपस में शर्त लगा रहे होते हैं। ये शर्त इस बात की लगाते हैं कि उन 5 की मौत कैसे होगी, आखिर इन लोगों को कौन सा दानव, कौन सा घोस्ट मारेगा। जी हाँ दोस्तों, और तभी वहां पर कुछ लोग शर्त भी लगा लेते हैं और इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम उन्हीं 5 को कैबिन के अंदर देखते हैं। ये 5 अपना टाइम पास करने के लिए वहां पर कुछ गेम खेल रहे थे, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लोग पाते हैं कि केबिन के अंदर एक तहखाना है जिसका दरवाजा अपने आप ही खुल चुका था दोस्तों। इसके बाद ये सभी के सभी लोग उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं और जब ये उस तहखाने के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की चीजें होती हैं जिन्हें पहले इन लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। अब वहां पर जाकर डैना को एक डायरी मिलती है। वो जैसे ही उस डायरी को पढ़ती है तो वो पाती है कि ये डायरी किसी ऐना नाम की लड़की ने लिखी है और उसने इस डायरी के अंदर अपने दर्द को बयां किया है, जहां वो लिखती है कि उसके पापा उसकी मम्मी को काफ़ी टॉर्चर किया करते थे, उन्हें काफ़ी मारा करते थे। इन सब के चलते मेरी मॉम की मौत हो गई थी और इसी के साथ वो लिखती है कि उसके पापा ने उसको भी मारना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर वो और पढ़ती है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस डायरी के अंदर जो भी मंत्र लिखे हुए हैं अगर उन्हें कोई भी पढ़ेगा तो यहाँ पर मेरा परिवार दोबारा किसी जिंदा हो जाएगा और उस व्यक्ति को जान से मार देगा जिसने भी इस मंत्र को पढ़ा है।
अब ये सब देखकर डेना उन मंत्रों को पढ़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसका ही दोस्त मार्टी उससे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि यहाँ से बाहर चलो। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और यहाँ पर डेना उस किताब के अंदर दिए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। और वो जैसे ही मंत्रों को पढ़ती है तभी हम देखते हैं केबिन के बाहर एक अजीब सी जगह को देखते हैं, जहाँ जमीन के अंदर से कुछ मुर्दे बाहर निकल जाते हैं। यानी कि हमको ये पता चल चुका था कि ये एना के परिवार के लोग हैं जो कि मर चुके थे। यानी कि अब वो लोग मरकर ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। और जब वो ज़ॉम्बीज़ जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं तो अब हम उसी लैब को देखते हैं जहां पर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर शर्त लगाई थी कि इन लोगों की मृत्यु ज़ॉम्बी के हाथों होगी। यानी कि दोस्तों उन लोगों ने मंत्रों को पढ़कर ज़ॉम्बीज़ को आजाद कर दिया था। और उस केबिन के अंदर और भी अजीबोगरीब प्रकार की चीजें हैं जिन्हें कि अगर ये लोग छेड़खानी करेंगे तो ना कि ज़ॉम्बी और भी काफी सारे शैतान और मॉन्स्टर्स इनके पास आने को तैयार हो जाएंगे। उस वक्त हम उस लैब के अंदर एक बहुत बड़े व्हाइट बोर्ड को देख पाते हैं, जिस बोर्ड के ऊपर काफी सारे क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स और शैतानों का नाम लिखा हुआ था। और ज़ॉम्बी आजाद हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर जिस टीम ने ज़ॉम्बी के ऊपर बैट यानी कि शर्त लगाई थी तो वो लोग अब जीत चुके हैं। उसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं केबिन के अंदर कर्ड और जूल्स को। वो केबिन के अंदर से बाहर चले जाते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो चुके थे। और जब ये लोग बाहर जाकर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ज़ॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ जूल्स पर हमला करके उसे वहीं पर जान से मार देता है। कर्ड वहां पर अपनी जान बचाकर उसी केबिन के अंदर चला जाता है और अब वो अपने सभी दोस्तों को बताता है बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आज़ाद हो चुके हैं और उन्होंने जूल्स को भी जान से मार दिया है और बहुत जल्द वो ज़ॉम्बीज़ अपने पास भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सभी के सभी लोग बहुत डर जाते हैं, इसलिए ये लोग इस केबिन से बाहर निकलना चाहते हैं। और ठीक उसी वक्त पर केबिन का दरवाजा कोई जोर से बजाता है। हालांकि यहाँ पर ये लोग उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते क्योंकि इन लोगों को बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम डेना होता है वो वहां पर जाकर उस दरवाजे को खोल देती है। और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है तो दोस्तों बाहर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बी अंदर आकर इन लोगों को जान से खत्म करता, इससे पहले ही ये लोग दरवाजे को दोबारा किसी तरह बंद कर देते हैं। और अब यहाँ पर ये किसी तरह यहाँ से बचकर भागना चाहते हैं। अभी यहाँ से ये लोग नहीं भाग सकते, इसलिए कर्ड यहाँ पर सभी लोगों से बोलता है कि हम एक कमरे के अंदर एक साथ बंद हो जाते हैं, हम एक साथ रहेंगे तो यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड लैब के अंदर उनकी ये सब बातों को सिटरसन और हेडली सुन रहे थे, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर ये लोग साथ में रहेंगे तो इन लोगों की जान बची रहेगी, इसीलिए किसी तरह इन लोगों को एक दूसरे से अलग करना होगा। और तभी वहां पर वो अपनी चालाकी को दिखाते हुए केबिन के अंदर एक अजीब सी गैस को छोड़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो वहां पर कर्ड का मूड एकदम बदल जाता है, इसलिए वो सभी लोगों से बोलता है कि हमें अपने अपने कमरे के अंदर अकेले बंद होना होगा। और जब वो ऐसा बोलता है तो सभी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। ये सभी के सभी अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। और जब मार्टी अपने कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक कैमरा दिखाई देता है, जिससे कि वो ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, यानी कि कोई हमको देख रहा है और किसी ने यहाँ पर साजिश के तहत इस पूरी जगह को टेक्निकली कंट्रोल किया हुआ है। अब इससे पहले कि मार्टी इस सब के बारे में अपने दोस्तों को बता पाता, तभी वहां पर खिड़की के अंदर से वही ज़ॉम्बी आता है और मार्टी को खींचकर ले जाता है। अब यहाँ पर इन पांचों दोस्तों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, इसलिए अब ये तीनों के तीनों डर जाते हैं। ये इस कैबिन से बाहर निकल जाते हैं और अपनी वैन के अंदर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम उसी अंडरग्राउंड लैब को देखते हैं, जहां हमको ये पता चलता है कि इन लोगों ने इसी तरह का एक रिचुअल जापान के अंदर भी करा था और वो रिचुअल बच्चों के ऊपर करना था। यहाँ इन लोगों ने एक आत्मा से बच्चों को डरवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन बच्चों ने किसी मंत्र के जरिए उस आत्मा को मेंढक के अंदर कैद कर लिया था, जिससे कि इन लोगों का ये रिचुअल, ये प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से फेल हो चुका था। और अब इन लोगों के पास एक आखिरी उम्मीद बची थी और वो उम्मीद थी केबिन के वो 5 दोस्त, जिनमें से 2 तो मर चुके थे और अब 3 अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ये लोग वहां से भाग रहे थे तभी यहाँ पर ये लोग भी अपने मॉनिटर्स की स्क्रीन पर इन लोगों को साफ साफ देख पा रहे थे।
ये लोग देखते हैं कि इनकी गाड़ी टनल से होते हुए बाहर की ओर निकलना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती तभी ये लोग टनल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाते हैं, जिससे कि आगे का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था। और दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ से आने और जाने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि अब वो भी बंद हो चुका था। अब इसीलिए यहाँ पर हम कर्ट को देखते हैं, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता बताता है। अब वो यहाँ से अपनी बाइक से ही जाने का फैसला करता है। वो कहता है कि इस टनल के पास जो खाई बनी थी वो उसी खाई के पास से निकलना चाहता है, वो उसी खाई को क्रॉस करके आगे का रास्ता निकलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था उस खाई के बीच में एक बहुत बड़ी गुप्त और अदृश्य दीवार बनी हुई है, जिससे कि पहले चील टकरा कर मर गई थी। और जब यहाँ पर कर्ट बाइक से वहां से जाने की कोशिश करता है तो वो रास्ते में उसी अदृश्य गुप्त दीवार से टकरा कर वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि यहाँ से आने और जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और अब बचे थे केवल 2 लोग, डेना और होल्डन। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। गाड़ी होल्डन चला रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही हमको पता चलता है कि उनकी गाड़ी के अंदर एक ज़ॉम्बी था, और वो ज़ॉम्बी देखते ही देखते होल्डन को वहाँ पर जान से मार देता है, जिससे कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गाड़ी नहर के अंदर जाकर गिर जाती है। अब यहाँ पर होल्डन की तो मौत हो चुकी थी और वो ज़ॉम्बी डेना को भी मारना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह झील से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। अब वो जैसे ही वहां से बाहर आती है तभी वो पाती है कि सामने की तरफ मार्टी खड़ा हुआ था, जिसे कि ज़ॉम्बी ने पहले मार दिया था। पर ऑफ कोर्स वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। मार्टिन अभी भी जिंदा है, इस बात की जानकारी अंडरग्राउंड में लैब वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये रिचुअल इनका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 4 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। एक 5वीं बची है डेना, उसको भी कोई ना कोई मार ही देगा। पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके पास इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर का कॉल आता है, जो कि उन लोगों को बताता है कि अभी 2 लोग जिंदा हैं, यानी कि अभी 3 लोगों की मौत हुई है। अब इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्टिन वहां पर डेना को अपने साथ उसी कैबिन के अंदर लेकर जाता है। और वहां पर जाने के बाद उनको एक लिफ्ट के अंदर से एक नीचे जाने का अजीब सा रास्ता दिखता है, और हो ना हो ये रास्ता उसी अंडरग्राउंड लैब के अंदर जाता है। और ये लोग उसी रास्ते को अपनाते हुए वहां से निकल जाते हैं, और देखते ही देखते हम देखते हैं ये लोग उसी अंडरग्राउंड लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सभी के सभी लोग हैं। अब दोस्तों, ये लोग जैसे ही उस लैब के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनको सामने की ओर बहुत सारे आसपास ज़ॉम्बीज, क्रीचर्स, घोस्ट दिखाई देते हैं। और जब ये लोग इस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को इन दोनों की खबर पड़ जाती है, इसलिए वहां पर वो एक सिक्योरिटी गार्ड को इन लोगों को मारने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्टी और डेना दोनों मिलकर उस सिक्योरिटी गार्ड को ही जान से मार देते हैं। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कि वही लोग दे रहे थे। उस अनाउंसमेंट में ये लोग सुन पाते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए ये बलिदान तुम लोगों को देना ही होगा। यानी कि अब हमको समझ में आ चुका था, ये लोग ऐसा अजीबोगरीब प्रकार का रिचुअल इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं, और ये बलिदान किसी शैतानी देवता को ये लोग दे रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं, और ये लोग एक अजीब से लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। ये वहां पर जाकर छिप जाते हैं, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद इनको मालूम चलता है जहां पर ये छिपे हुए हैं दरअसल वो एक कंट्रोल रूम है। मतलब कि इन कैबिन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपने अपनी जगहों पर कैद हैं, और ये यहाँ पर उसी सबको कंट्रोल करने का रूम है। इसके बाद तभी हम देखते हैं बाहर की ओर सिट्रसन और हेडली यहाँ पर पूरी फौज को इन लोगों को मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो फौज इन लोगों को मारने के लिए वहां पर पहुंचती है, इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती, तभी वहां पर हम डेना को देखते हैं जो कि उसी कंट्रोल रूम के अंदर एक बटन को दबा देती है। और जैसे ही वो उस बटन को दबाती है तो वहां पर सभी मॉन्स्टर्स आज़ाद हो जाते हैं, और सभी मॉन्स्टर्स अपनी अपनी जगहों पर से निकलकर इन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। कोई इनको खा जाता है तो कोई इनको ऑन द स्पॉट जान से मार देता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं इसी बीच वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स उसी अंडरग्राउंड लैब के अंदर भी मेन जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो हेडली को जान से मार देते हैं। और तो और वो सभी मॉन्स्टर्स पूरे लैब के अंदर तबाही मचा देते हैं। अब यहाँ पर एक तो मर चुका था और सिटरसन अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह मार्टी और डेना उसको देख लेते हैं। अब वो सिटरसन को भी जान से खत्म कर देते हैं।
अब उसे मारने के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये देखते हैं एक रास्ता जमीन के अंदर जा रहा है और तभी ये लोग उस रास्ते को फॉलो करते हुए जमीन के अंदर उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जगह किसी मंदिर की तरह दिखाई दे रही थी। वहां पर जाकर इन लोगों को 5 आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं जो कि हो ना हो इन्हीं 5 दोस्तों से जुड़ी हुई थी। अब जब ये वहां पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे तभी थोड़ी देर के बाद उस अजीब सी जगह पर एक औरत आती है जो कि इस पूरे रिचुअल, इस पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टर होती है। वो इन लोगों से आकर बोलती है कि शैतानी देवता के लिए ये सैक्रिफाइस, ये बलिदान हमको देना पड़ता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं और कुल मिलाकर देश के सारे रिचुअल्स एकदम फेल हो चुके हैं और अब ये आखिरी चारा बचा है जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। वो डायरेक्टर इन लोगों से बोलती है कि अगर तुम दोनों अपना बलिदान दे दो, यानी कि अपनी बलि दे दो, तो शायद ये रिचुअल पूरा हो जाएगा जिससे कि शैतानी देवता को उनका ये सैक्रिफाइस मिल जाएगा। वो कहती है कि अगर किसी भी तरह से ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर शैतानी देवता जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे और इस पूरी कायनात, इस पूरी धरती को ख़त्म कर देंगे। और जब वो ऐसा बोल रही थी तो डैना उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान और अपने दोस्त की जान देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो एक गन लेकर माटी पर तान देती है, लेकिन इससे पहले कि वो माटी को जान से मार पाती तभी वहां पर एक भेड़िया आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है और माटी उससे गन छुनाता है और उस भेड़िए के ऊपर मारता है, जिस वजह से वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। और जब मार्टी ऐसा करता है तो वो उस डायरेक्टर और मार्टी के अंदर हाथापाई होना शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं और इसी बीच हम देखते हैं वहां पर एना की आत्मा आ जाती है जिसने कि उस डायरी को लिखा था और वहां आकर एना की आत्मा डायरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच मार्टी एना को और डायरेक्टर को वहां से धक्का दे देता है। वो लोग इसके नीचे गिर जाते हैं, यानी कि इसके नीचे भी एक और जगह थी, यहाँ पर वो शैतानी देवता रहते हैं। अब जैसे ही ये सभी के सभी लोग मर जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस मंदिर की जमीन धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाती है और तभी अचानक से उस मंदिर के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर को निकलता है और इसी के साथ ये पूरा मंदिर और वो पूरा लैब पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, जिस वजह से शायद मार्टी और डैना की भी मृत्यु हो चुकी होगी। और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं शैतानी देवता का होता है जिनको इंसान की बलि नहीं मिली थी। यानी कि अब आपको समझ में आ चुका होगा अंडरग्राउंड के लैब के अंदर काम करने वाले लोग इसीलिए इन 5 के सैक्रिफाइस बलिदान देने वाले थे जिससे कि इविल गॉड को यानी कि शैतानी देवता को शांति मिल जाए। पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो पाया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाली खौफनाक मूवीज लेकर आता रहता हूं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड